हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रिचा पांडे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टडी रूम के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, आज हम बहुत ही दिलचस्प जो अध्याय है उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो क्या आपको पता है कि हमारा जो भारत है बच्चों, अनेक प्रकार के उसमें आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। कुछ तो ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि एक जो बोलते हैं ना हम प्राणी के लिए, ठीक है, एक मनुष्य जीवन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप देखेंगे जो औषधियाँ जो बनाई जाती हैं उनमें इन वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे भारत में आप देखेंगे अनेक प्रकार की वन्य जो प्राणी हैं वो भी देखने को मिलेंगे और हमारे भारत में अनेक क्षेत्रों में भी वो हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज की कक्षा को शुभारंभ, क्योंकि आज की कक्षा में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्या बच्चों कि हम देखेंगे कि वनस्पति जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति होती है वो आखिरकार क्या होती है। तो देखिए, ऐसा है कि जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ ये है कि ऐसे वनस्पति का भाग, ठीक है, कोई ऐसा भाग जो कि मनुष्यों द्वारा मतलब मनुष्य की सहायता से उसे ना पैदा किया गया हो। ठीक, मतलब वो मनुष्य की सहायता के बिना ही पैदा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप बोलेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कि मनुष्यों की सहायता नहीं लगती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी जंगल में, ठीक है, बड़ा कोई पेड़ है, चाहे वो आम का पेड़ हो गया या इमली का पेड़ हो गया। ठीक है, अब उसके बगल अगल में आपने देखा होगा कि कई कई छोटे छोटे पौधे भी क्या होते हैं, वो पैदा हुए होते या उगे रहते। तो क्या उसको किसी मनुष्य ने लगाया है? नहीं, किसी मनुष्य ने उसे नहीं लगाया, वो अपने आप ही पैदा हुआ है ना। तो इसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, मतलब किसी मनुष्य के द्वारा उसकी सहायता के द्वारा नहीं लगाया गया हो। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारक हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं आइए जानते हैं। तो जैव विविधता को बच्चों दो भागों में बांटा गया। ठीक, कौन सा पहला भाग है? पहला भाग है धरातल और दूसरा है जलवायु। अब जो धरातल है उसको और दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला है भूभाग, दूसरा है मृदा। अब जो आपका जलवायु है उसे बांटा गया 3 भागों में। पहला है तापमान, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है वर्षण। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले जानते हैं धरातल के बारे में। तो धरातल से आप क्या समझते हैं? धरातल जो होती है बच्चों वो हमारी पृथ्वी ही होती है। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं सतह, ठीक है, निचली सतह जो परत होती है उसे हम कहते हैं धरातल। तो क्या पेड़ वैसे ही पौधे पहाड़ों और मैदानों पर उगते हैं? तो क्या है ये उनके बिना क्या उग सकते हैं या फिर वो उनके ऊपर उगते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वहीं दूसरा पूछ रहा है कि क्या रेतीली मिट्टी में पेड़ उग सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे ही इन सारी चीज़ों का आपको उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम जलवायु के बारे में जानेंगे। जलवायु के बारे में हमने अपनी पिछली ही कक्षा में पढ़ा है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पे जो जलवायु हम पढ़ने वाले हैं वो किसके रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे वनस्पति के साथ। ठीक है, वनस्पति है जो उसके क्षेत्र में हम पढ़ने वाले। ठीक, तो वनस्पति क्षेत्रों के जो तापमान विशेषताएं यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, पहला उसमें पहले जो कॉलम है उसमें क्या किया गया है, वहां पे लिखा है वनस्पति खंड। ठीक, अब दूसरा है औसत वार्षिक जो तापमान है डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। वैसे ही जनवरी में जो औसत तापमान होता है डिग्री सेल्सियस के ही हिसाब में बताया गया। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या है ये। तो उष्ण में आप जब देखेंगे वनस्पति खंड में जो उष्ण होता है, आप देखेंगे औसत जो वार्षिक तापमान होता है वो जो होता है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, वहीं पे जनवरी में जो ये जो औसत तापमान रहता है ये 18 से अधिक होता है, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, उष्ण में ये। ठीक, वहीं पे
उपोष्ण में आप देखेंगे औसत जो वार्षिक जो आपकी तापमान होती है डिग्री सेल्सियस में, ये होता है 17 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वहीं पे जनवरी में औसत तापमान देखेंगे तो वो 10 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाएगी। वहीं पे शीतोष्ण में देखेंगे वनस्पति खंड में, तो औसत जो इसकी वार्षिक जो तापमान है वो आपको 7 से लेके 17 डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलेगी। वैसे ही जनवरी में जब देखेंगे औसत तापमान तो वो -1 डिग्री से ये -10 डिग्री के बीच में होती है। वहीं पे अल्पाइन में आप देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से ही कम रहता है। कब रहती है? इसके जो औसत जो वार्षिक जो तापमान है वो वहीं पे -1 डिग्री से कम होती है जनवरी में जो इसका औसत तापमान होता है तब, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा कि जलवायु को जाना, ठीक है, उनके किसके हिसाब से? उनके तापमान के हिसाब से, ठीक है, जो कि हमारे वनस्पति क्षेत्रों की विशेषताएं बता रही हैं, ठीक। आई बात समझ में? चलिए अब जलवायु तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, अपनी पिछली जो हमारे अध्याय थी उसमें हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अब वनस्पति जो है उसमें हम जलवायु क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, फोटो पेरियोड, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि जलवायु जो है उसका महत्व क्यों है, ठीक है। किसके हिसाब से बताऊंगी? सूर्य के प्रकाश के हिसाब से। आप देखते हैं कि किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ज़्यादा जो सूर्य की रोशनी गिरती है, आप देखेंगे उस क्षेत्र में बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे आप जब देखेंगे जिस क्षेत्र में कम सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े वो नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए इसका ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए वर्षण, ठीक, ये भी जलवायु के अंदर ही आता है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलते हैं, और जहाँ कम वर्षा होती है आप देखेंगे वहाँ पे सूखे साखे जो पेड़ पौधे होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनका महत्वपूर्ण है हमारे जलवायु में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है आपके सामने, ठीक। तो क्या पूछ रहा है वो? हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ क्यों होती हैं बच्चों? देखिए, आप देखेंगे हिमालय पर्वत की जो दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति इसलिए होती है क्योंकि उस क्षेत्र में जो सूर्य की जो रोशनी होती है, ठीक है, वो जो रोशनी होती है वो ज़्यादा पड़ती है, मतलब अधिक पड़ती है। तो इस वजह से आप उस क्षेत्र में देखेंगे कि ज़्यादा सघन जो वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई बात समझ में? वैसे ही पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां जो है वो क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें होती हैं वो उन क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होने के कारण जो अधिक सघन जो वनस्पतियां हैं वो आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रश्न की उत्तर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो इस चार्ट में आपको देखना है कि किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आवरण है। तो यहाँ पे आप तुरंत बता सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो लाइन आप इस चार्ट में देख रहे हैं वो किसकी है बच्चों? ऐसी, ये है सिक्किम की। तो सबसे बड़ी जो लंबी लाइन है वो सिक्किम की है। तो जो सिक्किम जो बच्चों क्षेत्र है, जो सिक्किम राज्य है, उसका अधिकतम क्षेत्रफल आपको वन आवरण में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब हम जानेंगे वनों के महत्व के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार वनों का किस प्रकार महत्व होता है। तो सबसे पहले है नवीकरणीय संसाधन में। आप देखेंगे वने जो है वो नवीकरणीय संसाधन में भी उनका जो सहायता उनकी करती है, ठीक है। वहीं पे पर्यावरण की गुणवत्ता में भी ये वृद्धि करती हैं, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे कि स्थानीय जलवायु को संशोधित करती हैं, मृदा के कटाव को भी नियंत्रित करती हैं, धारा प्रवाह को भी वो नियंत्रित करती हैं और उद्योगों का समर्थन करती हैं, ठीक है। वहीं पे पवन बल और तापमान को भी नियंत्रित करती हैं, वर्षा का वे जो कि कारण बनते हैं, ठीक है।
वहीं पे आप देखेंगे मृदा के लिए जीवाश्म का स्रोत होती हैं और वन्य जीवन के लिए घर होती हैं। ठीक, आप देखेंगे कि जो वन होता है वहाँ पे कई सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनके लिए घर भी होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कुछ क्या हो गए, महत्व हो गए वनों के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति के भी कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, आइए जानते हैं। तो वनस्पति के प्रकार में सब आप देखेंगे वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वनस्पतियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, वहीं पे दूसरी है पर्णपाती वन, तीसरी है कटेदार वन। ठीक है, चौथी है पर्वतीय वन और 5वीं है ये मैंग्रोव वन। तो ये कुछ हमारे कौन से हो गए बच्चों, 5 प्रकार हो गए वनों के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन वनों के बारे में। आखिरकार उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होती है, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं, वो क्या होती है। तो छोटे शुष्क मौसम के साथ आप देखेंगे 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे 200 से भी अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पे ये वने पाई जाती हैं। और आप देखेंगे कि इन वनों में अधिक वर्षा के कारण ये बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहार भी कहते हैं। और ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है पश्चिमी आपका घाट हो गया, वहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे लक्षद्वीप जो है और असम है, इन क्षेत्रों में आपको जो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वने हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो आपका पर्णपाती वन है, क्या होते हैं ये, आइए जानते हैं। ये जो वन होते हैं बच्चों, इन्हें हम मॉनसून वन भी कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इनमें, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो हमारे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, वर्षा के जो वन होते हैं, उनके अगर मुकाबले आप देखेंगे इन क्षेत्रों में कम मतलब बारिश होती है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इनमें उनके मुकाबले कम होती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं। नम पर्णपाती होती है, मतलब 100 से 200 सेमी वाले वर्षा क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेमी वर्षा आपको देखने को मिलती है। वहीं पे शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे जो आपका मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, या फिर और कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक, और कौन सा देश हो गया, और हो गया आपका जो उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा, वहीं पे जो छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आइए अब जानते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। कौन से क्षेत्रों में होती है, तो देखिए ये उन क्षेत्रों में होती हैं जहाँ पे 70 सेमी से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये आपको ये जो कटीले वन तथा झाड़ियाँ जो होती हैं वो पाई जाती है। ठीक है, इनमें आप देखेंगे बच्चों, इनकी जो पत्तियां होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा घनी होती हैं, जिनमें कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो नमी होती है उसको बचा के रख सकते हैं। तो ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आइए लिख लेते हैं। तो ये आपके जो गुजरात हो गए, ठीक है, गुजरात हो गया, या फिर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, या आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक, तमिलनाडु। ठीक है, या कर्नाटका हो गया। तो इन क्षेत्रों में आपको कटीले वन तथा झाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, पर्वतीय वन के बारे में जानेंगे। पर्वतीय जो वन होता है वो 3 भागों में उसको बांटा गया। पहला है आपका आर्द्र शीतोष्ण, दूसरा है समशीतोष्ण, ठीक है, तीसरा है अल्पाइन। तो आप देखेंगे इन वनों
की जो ऊंचाई होती है वो होती है 1000 से लेकर 2000 मीटर तक। ठीक, वहीं पे आप जो समशीतोष्ण की जो वनों की ऊंचाइयाँ होती है वो होती हैं 1500 से लेकर 3000 मीटर तक। ठीक, वैसे अल्पाइन जो है इन वनों की जो ऊंचाइयाँ होती हैं वनस्पतियों की, इनकी होती हैं आपको 3600 मीटर से अधिक होती हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप ऊंचाइयों के बारे में। अब आर्द्र शीतोष्ण जो होते हैं, ठीक, ये जो वने होती हैं ये क्या होते हैं, ये आपको उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वने होते हैं ये उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। अब आप बोलेंगे उच्च पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सी है, तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए उच्च जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे मैं 1 2 करके लिखूंगी, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जो हमारी उच्च पहाड़ी क्षेत्र जैसे हो गई केरल, ठीक है, और कौन सी हो गई, तमिलनाडु, ठीक, और कौन कौन सी हो गई, या फिर आपको पूर्वी जो हिमालय है, ठीक है, पूर्वी हिमालय वाली जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी आपको ये जो आर्द्र जो शीतोष्ण जो वन है वो देखने को मिलेंगी। ठीक, वहीं पे आप बोलेंगे शीतोष्ण जो वने हैं वो किस क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, तो आइए उनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो वो आपको मिलेंगी जैसे कि आपका हो गया कश्मीर, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र हो गए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अल्पाइन जो वनस्पति होती है वहां पे जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा जो उसकी जो मात्रा होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, जो आपका अल्पाइन जो वनस्पति है जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे तीनों के बारे में जान लिया। आइए अब हम जानते हैं मैंग्रोव के बारे में। ठीक, मैंग्रोव क्या होती है बच्चों, तो मैंग्रोव देखेंगे आप छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि तटीय खार पर वो पैदा होते हैं। ठीक, उन्हें ही हम कहते हैं मैंग्रोव। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आपने पेड़ देखे होंगे जो कि पानी के अंदर से ऐसे निकलते हो, है ना, पानी के अंदर से वो ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये हमारी गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति से ये क्या होते हैं, ये ढके हुए होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो वो तट होता है, ठीक है, वहाँ पे सुंदरी, ठीक, सुंदरी पेड़ के नाम से भी वहाँ पे पेड़ें होती हैं, ठीक है, जानी जाती हैं, ठीक, ज़्यादातर उस क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने जान लिया कि मैंग्रोव जो वन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। औषधीय पादप जो होती हैं वो क्या होती हैं, और कुछ जो होते हैं बच्चों औषधीय पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक, जो कि हमें औषधि के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा कि जो भी पहले जैसे चोट वगैरह लगती थी तो हमारे पास तब क्या था कि उतनी जो आजकल तुरंत जो दवाइयाँ मिल जाती हैं ऐसे टैबलेट में, वो वैसे नहीं मिलती थी। पहले हम क्या करते थे, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको ही औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं औषधि पादप के बारे में। आयुर्वेद में आप देखेंगे 2000 औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है और कम से कम 500 नियमित उपयोग में वो हैं। 2000 औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है, ठीक है, आयुर्वेद में, और 500 में वो नियमित भी हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए सर्पगंधा, ये भी एक तरह का औषधीय आपका पेड़ ये पौधा है। ठीक है, वहीं पे जो नीम है, नीम एक पेड़ होता है, ठीक है, ये भी औषध के रूप में हम लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे साबुन जो होते हैं जो कि हम लगाते हैं, उसमें भी आप देखिए नीम का साबुन होता है ना, या फिर फेस वॉश वगैरह आजकल लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी नीम का प्रयोग किया जाता है। तो हमें आपको देखने को मिलता है कि आजकल औषधियों जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी हम औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम वो ऐसे ही ना करें, डायरेक्टली ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली हम उनका उपयोग कर रहे हैं। आई बात समझ में।
आइए अब हम कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आपको इन चित्रों में दिखाए गए वनों के प्रकारों के बारे में बताना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पहले वाले में कैसा वन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि घने घने वन जैसा दिख रहा होगा, है ना, और बहुत ही लंबे लंबे जो पेड़ है वो भी दिख रहे होंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा हो गया ये, चलिए आइए लिख लेते हैं। ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, है ना, याद आ रहा है कुछ, जिसे हम कहते हैं सदाबहार वन भी कहते हैं, है ना। ठीक, और ये दूसरा जो है ये पानी के अंदर से ये पेड़े निकल रही हैं, है ना, तो इसे हम कौन सा कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, इसे हम कह सकते हैं मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव वन। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम अब क्या पढ़ने वाले, वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ने वाले, जो हमारे वन में जो प्राणी रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु रहते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो भारत में वन्य प्राणी कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जीव पाए जाते हैं, तो चलिए हम उनको क्षेत्रों के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जो जानवर हैं जो कि जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे असम में और केरल और कर्नाटक में जो हाथी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन क्षेत्रों में बहुत ही हाथियाँ जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो असम और पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र में आपको एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलेगा। अब जंगली जो गधा होता है वो कच्छ का जो रण है उस क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। ऊंट जो है आप सबको पता है हमारे मरुस्थल वाले स्थान पे पाए जाते हैं, जो कि थार का रेगिस्तान है। वैसे ही आप देखेंगे कि जो शेर है, भारतीय जो शेर है वो गीर जो वन है, ठीक है, उसमें पाया जाएगा। बाघ मध्य प्रदेश और सुंदरबन हिमालय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बाघ जो है वो ज़्यादातर पाए जाएंगे। अब जो प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी का यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रवासी का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जो आके रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम पक्षी के बारे में बात करें, मतलब एक पक्षी क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे आके जब वो रहने लगेगा तो उसे हम कहेंगे प्रवासी पक्षी। ठीक है, तो सर्दियों में आप देखेंगे साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, जैसे कि पक्षी बड़ी संख्या में वो भारत आते हैं, वो साइबेरियन जो होते हैं, साइबेरिया से वो आते हैं, जो क्रेन होते हैं वो आके भारत में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सर्दियों में ये देखने को आपको मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रवासी पक्षी, मतलब वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर आके रह रहे हो। ठीक है, अब हमको जो हमारा वनस्पति है या फिर हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनकी संरक्षण क्यों करना है, ठीक है, क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं। आप देखेंगे कि इनकी अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, ठीक है, इन्हें अगर हम नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बच्चों, इनकी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होने लगेंगी। ठीक है, तो जब लुप्त हो जाएगा तो ये हमारे पर्यावरण पे भी इनका जो हम इम्पैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इनका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे पर्यावरण पे तो वो बहुत ही नुकसानदायक है हमारे सब के लिए भी, मतलब एक हमारे जो इंसान जो है, ठीक है, उनके लिए भी है, वो बहुत ही बुरा हम मान सकते हैं, और जो हमारे वन्य प्राणियां हैं उनके लिए तो है ही है। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में अब जान लेते हैं। तो लगभग आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा कि 1300 पौधों की प्रजातियां वो लुप्त प्राय हैं। ठीक है, 1300 और 20 प्रजातियां विलुप्त हैं। ठीक है, शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई वन्य जीवों के लिए कुछ प्रमुख जो खतरे हैं वो होती हैं। जो शिकारी होते हैं वो शिकार कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे जानवर होते हैं, पशुएं होती हैं, तो कुछ ऐसे भी शिकारी उन जानवरों का शिकार कर लेते हैं जो बचे हुए हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वो बचे ही नहीं रहते हैं। प्रदूषण तो आप देख ही रहे हैं कि दिन पर दिन कितना प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, तो उस वजह से भी क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उस वजह से भी वो मर सकते हैं। और आप देखेंगे कि कई प्रकार से जो ये आपकी जो हम देखेंगे वनों की जो कटाई होती है, ठीक है,
और वनों की कटाई की वजह से आप देखेंगे, आप वहाँ पे लोग इंडस्ट्रियाँ बना रहे हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो सब बना रहे हैं, तो इनके भी वजह से उनका घर जो है वो नहीं रहता है। तो अब वो कहाँ जाएंगे जब उनका घर ही नहीं रहेगा। तो कुछ ये भी हम कारण बता सकते हैं जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रजातियाँ हैं, जो आपके चाहे वनस्पतियाँ हों या फिर आपके जो हो गए वन्य प्राणी हो, इनकी आप देखेंगे प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो इसी वजह से इनका हमें संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कि सरकार द्वारा उठाए गए हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, दूसरा है 1992 में 92 से वनस्पति उद्यान को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती थी, 1992 से ही। और तीसरा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य इको डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत भी हमारे सरकार ने की है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी संरक्षण कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे 103 राष्ट्रीय उद्यान वो भी बनाए गए हैं सरकार द्वारा, और यहाँ पे 535 वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं और जो आपके प्राणी उद्यान भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार द्वारा की गई हैं हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनकी संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अब भारत में वन्य जीव जो है निचय, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कई सारे उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक, जो कि वन्य जीव जो प्राणी हैं उनकी रक्षण करने के लिए। तो यहाँ पे इस भारत के मानचित्र में बच्चों आपको यही दिखाया गया है कि कुछ ऐसे जो स्थान हैं जो कि हमारे वन्य प्राणी के लिए है, वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप इस मानचित्र पर कुछ प्रसिद्ध निचय और राष्ट्रीय उद्यानों को देखकर आप बता सकते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप आइए मेरे पास, ये देखिए इस बार हमारे भारत के मानचित्र में कान्हा आपको दिख रहा है। कान्हा, जो हमारा कान्हा क्या है, ये एक क्या है बच्चों, ये है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि हमारे जो बाघ होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए ये उद्यान बनाया गया है। ठीक, वहीं पे आप देखें यहाँ पे जिम कॉर्बेट, ये देखने को मिल रहा है आपको, जिम कॉर्बेट, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे और यहाँ पे एक है राजा जी, ये देखने को मिल रहा है आपको, राजा जी, ये भी क्या है, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी। ठीक, ये भी एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये दुधवा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दुधवा यहाँ पे इस स्थान पे, तो ये भी एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, दुधवा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस भारत के मानचित्र पे ऐसे ऐसे हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता लगाया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करने वाले बच्चों, अब हम भारत में वन्य जीव निचय और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जानेंगे। कैसे जानेंगे, तो हम अपने भारत के जो उसका मानचित्र होता है उसके साथ हम जानेंगे, जिससे कि आपको इजी लगे। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप टाइप का आपको करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे प्रश्न ही पूछ रहा है, तो क्या आप इस मानचित्र पर कुछ प्रसिद्ध निचय और राष्ट्रीय उद्यानों को देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भी और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ऐसे आप क्या करिए, यहाँ पे कॉलम टाइप का बना लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी होगा। नहीं, ठीक, तो सबसे पहले आइए हम राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मानचित्र में कॉर्बेट ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कॉर्बेट,
तो ये हमारा जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या है? जिम कॉर्बेट, जिसे हम कहेंगे जिम कॉर्बेट, ठीक है। अब वहीं पे ये दुधवा बगल में ही देखने को मिल रहा है आपको, दुधवा, तो ये भी हमारा क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हम कहते हैं। अब आइए नीचे पे, यहाँ पे सरिस्का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सरिस्का रेड रेड यहाँ पे जो लाल लाल दिख रहा है, तो ये क्या है? ये हमारा नीचे है, ठीक है, सरिस्का, ठीक। वहीं पे आपको अब कहाँ ले जाऊँ मैं? एक काम करते हैं, अब यहाँ हम आते हैं, ये आपका कावल देखने को मिल रहा है, कावल यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा नीचे है, कावल, ठीक, ये भी हमारा नीचे हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान और 2 हमने नीचे के बारे में, हमने भारतीय जो वन्य जीव के नीचे उनके बारे में लिख लिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, जिसको हम करेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे? इस अध्याय को पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और आपको मज़ा तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि हमने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जाना है ना। तो चलिए आज की कक्षा को हम करते हैं यहीं पे समाप्त।